नमस्कार दोस्तों। आज यानी 5 जनवरी 2017 का जो हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए फ्रंट पेज पे जो 5 राज्य हैं उनके जो चुनाव होने वाले हैं उसमें शेड्यूल को घोषित कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो देखिए कब कब वहाँ इलेक्शन होंगे, कौन कौन सी डेट्स हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल घोषित किया वहाँ पर आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इंप्लीमेंट हो गई है। तो देखिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होती क्या है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो शेड्यूल डिक्लेयर करता है उसी के साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है। तो देखिए ये गाइडलाइंस है जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा घोषित की जाती हैं और कुछ भी स्टेचरी नहीं है, एक तरह से कन्वेंशंस हैं। इसके तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत में एक तरह से जो स्पीचेस होती हैं और जो पोलिंग डे से पहले या फिर पोलिंग बूथ पर इन सब चीज़ों के बारे में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और जनरल कंडक्ट कैसा होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का, उससे रिलेटेड ये गाइडलाइंस हैं जिसको कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये देखिए सेट ऑफ नॉर्म्स हैं, कहीं भी इसका ऐसे जिक्र नहीं है सच, कहीं आप मतलब क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से देखिए ये जो इवॉल्व हुई है वो कंसेंसस के साथ इवॉल्व हुई है, सर्वसहमति के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की, कि आपस में डिसाइड कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज ने कि ठीक है ये रूल है, हम मान लेते हैं और इससे इलेक्शन जो होगा फेयर कंडक्ट होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। ये देखिए इमीडिएटली फोर्स में आ जाती है। और इसका फायदा ये होता है कि देखिए जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कल ही डिसीजन आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन में धर्म या जाति का यूज नहीं किया जा सकता। तो अब देखिए अगर ऐसा किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन हरकत में आएगा और ऐसा हमेशा होता है जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनल क्लैशेस को भड़काने की कोशिश करती है या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस अपनाती है तो इलेक्शन कमीशन उस पर नजर रखता है और जो होता है एक्शन लेता है, सुटेबल एक्शन। दूसरी जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज पे नीचे जाए तो महार जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड है। देखिए महार कम्युनिटी जो है ये महाराष्ट्र की कम्युनिटी है, 10% पॉपुलेशन है इनकी और महाराष्ट्र और नेबरिंग एरियाज में। और जो ज़्यादातर जो है महार कम्युनिटी के लोग ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनके फॉलोअर हैं और इन्होंने बुद्धिज़्म फॉलो कर लिया था मिड 20th सेंचुरी में। अब एक जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट है उसको डिस्कस किया गया था हिंदू में। आज 1 जनवरी 1818 को क्या हुआ था, 500 महार कम्युनिटी के सोल्जर्स ने, जो सो कॉल्ड अनटचेबल महार कम्युनिटी के थे, तो उन्होंने कहा देखिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। एक लड़ाई लड़ी गई थी भीमा कोरेगांव गांव में, उसमें जो ये 500 सोल्जर्स थे महार कम्युनिटी के, ये ब्रिटिश के साथ लड़े थे। किसके खिलाफ में? पेशवा बाजीराव द्वितीय के खिलाफ में। तो यानी ये जो 500 जो सोल्जर्स है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे और इनका इश्यू था अनटचेबिलिटी और जो इन पर ऑपरेशन होता था। तो देखिए यह लड़ाई लड़ी गई थी 3rd एंग्लो मराठा वार में। और इससे यहाँ पे एडिटोरियल में ये जो आर्टिकल है इसमें लिखा गया कि इससे जो ब्राह्मण का जो पेशवाई डोमिनेशन था उस टाइम पर, इस लड़ाई के बाद में वो डोमिनेशन इनका खत्म हो गया ब्राह्मण्स का। तो इस तरह से थोड़ा सा अगर यूपीएससी में इस तरह का प्रीलिम में क्वेश्चन है कि महार कम्युनिटी है कहाँ की, महार मूवमेंट किसने चलाई, तो अंबेडकर जी से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। केन बेतवा लिंक के बारे में है। देखिए केन बेतवा लिंक सबसे पहले तो है क्या, एक तरह का प्रोजेक्ट है। 230 किलोमीटर जो है नहर बनाएंगे केन और बेतवा के बीच में और उसमें सीरीज ऑफ बैरेजेस डैम्स जो बांध वगैरह बनाएंगे केन और बेतवा के बीच में जो कैनल जोड़ेगी इनको। और उसके देखिए कुछ एरिया वगैरह दे रखा है, एरिया तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इससे फ़ायदा होगा, ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। बुंदेलखंड जो रीजन है उत्तर प्रदेश का उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसकी राह में एक रोड़ा अटक गया है। नीति आयोग ने पैसों को लेकर कुछ देखिए कहा है कि मध्य प्रदेश को 40% इस प्रोजेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए और सेंटर को 60%। लेकिन जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ने कहा कि 90% है वो सेंटर से आने चाहिए। इस तरह की कुछ बात है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नीचे देखिए हुआ क्या था। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी विवाद था पहले। किस तरह का विवाद था? देखिए जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो एक टाइगर रिजर्व है वहां पे, जिसका नाम आपको बताना है टाइगर रिजर्व कौन सा है। उस टाइगर रिजर्व का काफी एरिया इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद में सबमर्ज हो जाएगा, पानी में बह जाएगा, कुछ भी आप कह सकते हैं इसे। और लास्ट महीने और देखिए लास्ट अगस्त में क्या हुआ था, ये गो अहेड दिया गया था। जो नेशनल बोर्ड फॉर लाइफ की एक मीटिंग थी उसमें जो मिनिस्टर है स्टेट ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर, जिनका नाम है मिस्टर अनिल माधव दवे, तो इनके द्वारा गो अहेड यानी अप्रूवल दिया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए। पहले इस प्रोजेक्ट पर काफी विवाद था, यानी जो इन्वायरमेंट के एनजीओज या फिर प्रेशर ग्रुप्स थे वो सरकार पर दबाव बना रहे थे कि आप इस प्रोजेक्ट को अनुमति मत दीजिए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद में आता है देखिए अगली जो न्यूज़ है वो हमारे जो 44 CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने शपथ ली है जगदीश केहर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि सीजीआई को अपॉइंट कौन करता है तो बस यही है, प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलवाता है। और अगर आ जाए हाईकोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलवाता है, तब भी प्रेसिडेंट ही दिलवाता है, गवर्नर मत लिख देना। और
एक जो न्यूज़ है वो चाइना के डबल स्टैंडर्ड को लेकर है। हमको पता है कि चाइना ने जो हमारा रेजोल्यूशन था यूएन के अंदर में, जो मसद अजहर टेररिस्ट है पाकिस्तान के अंदर में, उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए हमारा रेजोल्यूशन था, उसके बारे में ही है कि आज 2.5 साल पूरे हो गए आज एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, आज नहीं मतलब हाल फिलहाल में। तो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो एक मिड रिव्यू मीटिंग थी, मिड रिव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनमें उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है। एक तरह से अपने देश, उसके देश में जो टेररिज्म हो रहा है उसके खिलाफ में तो वो एक्शन लेने की बात करता है, लेकिन जो है मसूद जैसे टेररिस्ट को वो बचाने का काम कर रहा है यूएन के अंदर में। तो ये तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में ये है बिजनेस वर्ल्ड में है, ये वर्ल्ड में जो आर्टिकल है वो चाइना चिंतित है मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को लेकर। देखिए ये चाइना के जो एक स्टेट न्यूज़पेपर है वहां पे एक आर्टिकल छपा था, तो उसी का एनालिसिस किया गया था इस आर्टिकल में। यहां यह कहा गया है कि देखिए अब काफ़ी सारी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बढ़ रही हैं, और एक तरह से काफ़ी चीज़ें जैसे कि एप्पल का जो देखिए अब एप्पल भी अपना जो एक्सपेंशन है वो इंडिया में करना जा रहा है। हालांकि उस पर एक तरह से अभी फिलहाल संकट के बादल हैं, क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया कि वो एक्साइज पॉलिसी में किसी तरह की छूट नहीं देंगे, और वो 30% जो रूल क्लास है उसमें एग्जाम्पशंस नहीं देंगे। फिर भी ये चाइना का एडिटोरियल कहता है कि अब आने वाले टाइम में जैसे कि ट्रंप आए हैं चुनकर, ट्रंप ने यह दावा किया था कैंपेन के दौरान में कि वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स लाएंगे चाइना से यूएस के अंदर में वापस, और इंडिया भी अब एक तरह से पूरे वर्ल्ड की वर्कशॉप बनता जा रहा है। तो चाइना, ये आर्टिकल कहता है कि अब चाइना को एक तरह से है कि अपनी पॉलिसी में सुधार करें, और अभी भी जो लेबर का पोटेंशियल चाइना में थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको रिफाइन करें और मैन्युफैक्चरिंग को आगे लेके जाएं। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है पिछड़ता है चाइना के अंदर में, तो उनकी सारी की सारी जो ग्रोथ है वो डगमगा जाएगी, क्योंकि चाइना की जो ग्रोथ टिकी हुई है एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ही टिकी हुई है। तो इस तरह की बात है। इंडिया की थोड़ी तारीफ है किस तरह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़ रही है, और इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अच्छा है। और उसके बाद में देखते हैं पीआईबी के आर्टिकल्स हैं कुछ, ये बुनकर मित्रा, और ये एक हेल्पलाइन चलाई गई है। देखिए जो हैंडलूम वाले हैं इनके लिए ये चलाई गई है हेल्पलाइन, और चलाई कौन सी मिनिस्ट्री ने है? यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने चलाई है ये। तो बस 2-3 चीज़ें याद रखिएगा, 25 दिसंबर और गुड गवर्नेंस डे, मतलब उस टाइम चलाई होगी, लेकिन पीआईबी में कल थी 4 जनवरी को। तो बस आप नाम याद रखिएगा, बुनकर मित्रा। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू करी है। किस लिए? इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी जो हमारे यूपीएससी जिसका हम पेपर देते हैं उसमें ए ग्रेड की जो सर्विसेज होती है उन्हीं में एक इस तरह की सर्विस को शामिल किया जाए, सेटिंग अप इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। हालांकि ये घोषित हो गई थी 2 साल पहले, लेकिन मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन अब जारी करी है। तो पर्पज़ क्या है? पर्पज़ तो ये देखिए यही है, जो स्किल मिनिस्ट्री है उसके अंदर में इस तरह का पोटेंशियल लाया जाए, जो इस तरह की पॉलिसीज बना सके। और बाद में देखिए, लेकिन ये हम इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो इसकी रिक्रूटमेंट होगी वो यूपीएससी की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू होगी, सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू इसकी रिक्रूटमेंट नहीं होगी। तो हम तो नहीं दे सकेंगे इसका पेपर। आगे देखिए जो पीआईबी की एक न्यूज़ है, 3 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा फॉर डायबिटीज़। ये बस ये देख लीजिए हुआ कहाँ था। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा फॉर डायबिटीज़ न्यू दिल्ली में हुआ था। बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, पीआईबी की न्यूज़ अगर कर रहे हैं तो अच्छे से कवर करेंगे। देखिए अब एक यूनेस्को की बात है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। यूनेस्को, देखिए अभी पिछले कुछ दिनों में योगा था वो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया था। एक तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इस तरह का यूपीएससी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि योगा है वो यूनेस्को की इन जो टेंजिबल है कल्चरल हेरिटेज में शामिल है। अभी 2 होती है ना, एक टेंजिबल एक नॉन टेंजिबल। इनटेंजिबल, टेंजिबल तो वो होते हैं जिस तरह की बिल्डिंग वगैरह, और इनटेंजिबल जैसे डांस या फिर योगा, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो आपको बताना है कि योगा के अलावा और कौन कौन सी ऐसी इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है वो हमारे इंडिया की जो यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को ने उनको हेरिटेज का दर्जा दिया है। अब दिल्ली से देखिए आज एक स्कीम भी करने की कोशिश करेंगे, एक स्कीम करेंगे तो चलते चलते जब तक प्रीलिम आएगा हमारी सारी स्कीम्स कम से कम 2-3 बार रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि इतनी तो स्कीम है नहीं। और आज देखिए मुद्रा बैंक का ये है, मुद्रा बैंक के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 2015-16 का जब बजट था गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज किया था मुद्रा बैंक को। इसका है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, और कुछ फीचर्स इसके क्या हैं? फंड्स हैं 20,000 करोड़ और क्रेडिट गारंटी है 3,000 करोड़। मुद्रा जो है देखिए जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं एमएफआई, इनको फाइनेंस करेगा। और प्रधानमंत्री जो योजना है, जैसे कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर में जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीज होगी, एक तरह से ये माध्यम बनेगा, यानी जो इंस्टीट्यूशंस लोन देते हैं एमएसएमई को, उनको ये लोन देगा जो मुद्रा है।
समझ गए आप? एक तरह से मुद्रा उनको फाइनेंस करेगा, उन इंस्टीट्यूशंस को, और इंस्टीट्यूशंस आगे लोन देंगे एमएसएमईज को। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? देखिए ऑब्जेक्टिव यही है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुद्रा इज टू ईज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कि एमएसएमईज जो है उनके लिए जो पैसा हो वो आसानी से, क्रेडिट हो वो आसानी से उपलब्ध हो सके। और इसका मुद्रा का फोकस रहेगा वो रहेगा एससी एंड एसटी एंटरप्रेन्योर्स पे, और प्रायोरिटी उनको दी जाएगी लैंडिंग में। तो बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अंदर वैसे काफ़ी कुछ है, जैसे मुद्रा में तीन तीन कितने पैसे मिलते हैं, तरुण और वो जो वृक्ष के 3 पार्ट थे वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गया, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आगे क्या है जो हमारी आज की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? देखिए आज की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। 35 जो मेंबर्स हैं इसके 1960 में ये बनी थी और 35 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है और 35 मेंबर है, तो मेंबर के नाम याद रखने तो बिल्कुल भी हमें आवश्यकता इसकी है नहीं। और एक तरह से ये फोरम है कंट्रीज का, कि देखिए जो कमिटेड है डेमोक्रेसी के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति, मार्केट इकोनॉमी के प्रति, और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि अपना पॉलिसी का जो एक्सपीरियंस है, अपने अपने देशों का पॉलिसी का एक्सपीरियंस शेयर करें और आंसर एक साथ एक दूसरे से आंसर निकालने की कोशिश करें कॉमन प्रॉब्लम्स का। बस ऐसे ही फॉर्मल थी बातें हैं और क्या। उसके बाद में क्या देखिए OECD मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट हाई इनकम इकोनॉमीज हैं, और हाई HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो इंडिकेटर रहता है। और यहां पे देख लीजिए आप, मैप है, और हेडक्वार्टर बस याद रखिए, हेडक्वार्टर इनका पेरिस में, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है ये याद रखिएगा, पेरिस में है। और किसके केंद्रित हैं? केंद्रित तो सब कुछ किया है वो। अगर यूपीएससी यूं पूछे इट इज कमिटी टू इकोनॉमी ओनली तो गलत हो जाएगा। ये सारी जो फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं, डेमोक्रेसी के, मार्केट इकोनॉमी, ये सब कुछ, और कॉमन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना। कॉमन प्रॉब्लम में तो सब कुछ ही आ गया। कॉमन प्रॉब्लम आज के टाइम में क्या नहीं है? नॉर्थ अमेरिका देख ले। नॉर्थ अमेरिका हमने इसका पॉलिटिकल मैप डिस्कस किया, तो आज 3-4 लोकेशन इसकी है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो देखिए सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं हम, वो डिस्कस करते हैं इसकी, ये जो रीजन है सबसे पहले, ये जो माउंटेन्स है साइड में, ये देख लीजिए कोस्ट माउंटेन्स। यहां पे एक सेकेंड, ये साइड, अरे ये तो कुछ और हो गया। हाँ यहां पे देखिए कोस्ट माउंटेन्स। कोस्ट माउंटेन्स देखिए जो है इनके वेस्टर्न जो अमेरिका है, और थोड़ा बहुत रीजन देखिए कनाडा में भी आता है इसका। नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट पर है ये, और अलास्का से चलते हैं और अमेरिका में कैलिफोर्निया तक ये आते हैं। कोस्ट में ये माउंटेन्स है, बिल्कुल समुद्र के किनारे जो हैं। तो बस आपको लोकेशन याद रखनी है इनका। और उसके बाद में आता है देखिए एक रॉकीज माउंटेन्स है इनका, बहुत लंबी चेन है, और नॉर्थ अमेरिका की यू कैन से दैट जो सबसे लंबी चेन है माउंटेन्स की यही है। और ये देखिए इसको पोटेंशियल डिवाइड भी कहते हैं। इनको जो रॉकीज माउंटेन, इनको पोटेंशियल डिवाइड क्यों कहते हैं? इनको पोटेंशियल डिवाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए ये जो पैसिफिक ओशंस में जो नदियां गिरती हैं और अटलांटिक ओशंस में जो नदियां गिरती हैं, उन दोनों को डिवाइड करते हैं बीच में। यानी देखिए यहाँ पे मिसूरी नदी आती है, और इस तरह से जो जब हम रिवर्स करेंगे जब आपको थोड़ा ज़्यादा अंदाजा होगा, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। रॉकीज माउंटेन्स है जो एक तरह से पोटेंशियल डिवाइड हैं, और ये भी अलास्का से चलते हैं और न्यू मैक्सिको तक जाते हैं यहाँ पर 2। और तीसरा ये एपेल्चिन माउंटेन्स हैं, ये इनका है देखिए ईस्टर्न कोस्ट पर है, ईस्टर्न से थोड़ा नीचे ही है, साउथ ईस्टर्न आप कह सकते हैं इसे। और ये तो देखिए यहाँ पर कोई खास इससे रिलेटेड जो है वो एक बात याद रखिए, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं ये, बस ये याद रखिएगा आप, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो आज 3 लोकेशंस डिस्कस करी, तो कल ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए हमें डिस्कस करने करंट अफेयर जो हमारी जून की सीरीज चल रही है। एक सेकेंड, हाँ ये आ गया। तो अब देखिए एक सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट से लेकर है। उस टाइम पे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एक जारी हुई थी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तो जरूरी है, मतलब वैसे तो काफ़ी सारी रिपोर्ट जारी होती हैं, लेकिन ये रिपोर्ट जरूरी है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये जारी कौन करता है? तो देखिए ये जारी करता है यूएन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी UNCTAD। ये जारी करता है ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी बातें कही गई कि इंडिया में जो FDI है वो इंक्रीज हो रही है, और इसके कई सारे रीजंस दिए गए थे, जैसे कि जो मेक इन इंडिया सरकार ने जो पॉलिसी अपनाई है वो काम कर रही है, और सरकार ने उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बिजनेस के लिए पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सुधार किया। जैसे जो ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस अप्रूवल के लिए वेबसाइट इंडिया ने स्टार्ट करी है। इन्वायरमेंटल जो अप्रूवल्स हैं वो आसान कर दिए गए हैं। लेबर रिफॉर्म्स इंडिया लाई है। काफ़ी सारे रीजंस बताए गए हैं जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्रीलिम के लिए बस आप इतना याद रखिए, जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है वो जारी की जाती है इसके द्वारा में, यूएन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में देखिए जो इंपॉर्टेंट जो बात है वो है सिविल एविएशन पॉलिसी से रिलेटेड। सिविल एविएशन पॉलिसी हमने लास्ट टाइम नहीं डिस्कस करी थी ना, तो इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिविल एविएशन पॉलिसी के जल्दी से। सिविल एविएशन पॉलिसी है ये सरकार के द्वारा में, और इसका लक्ष्य क्या है, थर्ड लार्जेस्ट हमें बनाना है सिविल एविएशन की मार्केट 2022 तक। और उसके बाद में डोमेस्टिक जो टिकट्स हैं उनको बढ़ाना है 8 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक। और जो एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे देखिए कॉमर्शियल फ्लाइट्स आ जा सकती है 77 से लेकर उनकी संख्या जानी है। ज़्यादा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बस एक बार सुना हुआ हो तो कई बार वो इंडिया, देखिए ये सब पॉलिसीज होती हैं वो इंडिया ईयर बुक में होती है, तो कई बार एग्जामिनर सेट करते हैं इसमें बस ऊपर ऊपर के पॉइंट्स उठा लेता है, तो एक बार हमें सुना हुआ तो अच्छा रहेगा। और बाकी ये कार्गो वॉल्यूम्स को बढ़ाना है 4 से 10 तक, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाना है। और देखिए ये कहते हैं कि जो किराया होता है, किराया पे एक कैप की इन्होंने बात कही है कि जो आधे घंटे की फ्लाइट का जो किराया है वो 30 मिनट का जो किराया है वो 1200 से ऊपर नहीं हो सकता, और 1 घंटे का जो किराया है वो 2500 से ऊपर नहीं हो सकता। तो सिविल एविएशन में इस तरह का जो था प्रपोजल था। उसके बाद में देखिए होता है कि 5 और 20 का जो रूल है वो भी स्क्रैप कर दिया गया है। 5 और 20 का जो रूल था क्या, इसमें देखिए ये था कि 5 साल तक आप जब 20 एयरक्राफ्ट उड़ाओगे अपने डोमेस्टिकली जो ऑपरेशन है उसके अंदर में, तब आपको अनुमति लगेगी कि आप इंटरनेशनल ऑपरेशन चला सकते हो। तो ये इसको स्क्रैप कर दिया गया है। उसके अलावा हम जैसे काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, ओपन स्काई पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ में, जैसे कि नेपाल और सार्क कंट्रीज़ हैं, कि अगर हमें यहाँ इनके ऊपर से विमान उड़ाना है तो इनकी अनुमति बार बार ना लेनी पड़े। और बस यही है कि नो फ्रिल जो एयरपोर्ट्स हैं, नो फ्रिल एयरपोर्ट्स यानी सस्ते एयरपोर्ट्स जिनको बनाने में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ना लगे लेकिन फ्लाइट्स, कॉमर्शियल फ्लाइट्स वहाँ पे आ जा सके, उनको बनाने की बात कही है। तो थोड़े 4-5 जो पॉइंट्स थे वो इसके इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा देखिए है एक सिंगापुर, ये हमने पहले एडिटोरियल में कभी डिस्कस किया था, आपको याद होगा तो। गिफ्ट सिटी है एक, पहली स्मार्ट सिटी भी कहते हैं, गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर में है। इसको एक तरह से इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन हब है वो बनाने की बात कर रही है हमारी इंडिया, भारत सरकार की गवर्नमेंट। देखिए होता क्या है, हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, जो हमारी कंपनीज हैं आर्बिट्रेशन का मैकेनिज्म होता क्या है, एडीआर मैकेनिज्म में आर्बिट्रेशन होता है कि जब भी कोई डिस्प्यूट हो कोर्ट से बाहर अगर उसको सुलझाते हैं आर्बिट्रेटर की सहायता से, तो उसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। होता क्या, देखिए जब ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि टाटा मान लीजिए, टाटा डोकोमो में विवाद था, और पहले इनका जॉइंट वेंचर था, जब वेंचर इनका खत्म हुआ तो पैसों को लेके काफ़ी डिफरेंसेस आ गए, तो इन्होंने क्या किया, एक जो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर था उसका यूज किया, और उसमें वो टाटा थे वो अपना केस हार गए। तो ये बात देखिए इशू सुर्खियों में रहा था, क्यों, क्योंकि कई बार हमारी कंपनीज को लगता है कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर हैं हमारे खिलाफ कई बार वो डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे देश में भी एक इंटरनेशनल टाइप का कुछ आर्बिट्रेशन हब होना चाहिए। तो हमारी सरकार इस तरफ काम कर रही थी कि गिफ्ट जो सिटी है गुजरात के अंदर में, इसको इंटरनेशनल लेवल का आर्बिट्रेशन हब इस्टेब्लिश किया जाए। तो पहले तो गिफ्ट सिटी इंपॉर्टेंट है, और ऊपर से जो ये बात है हब वाली वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए आता है जो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, वो आता है, एक सेकंड, रोड सेफ्टी को लेके आता है। रोड सेफ्टी के लिए भी सरकार ने काफी गाइडलाइंस जारी की थी। रोड सेफ्टी को लेके देखिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने काफी रिकमेंडेशंस दी थी। कौन कौन सी वो रिकमेंडेशन थी, कई तो जनरल रिकमेंडेशन थी, कई अच्छी थी। देखिए एक तो वो कहते हैं कि नेशनल रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड बनाना चाहिए, जो कि सारे जो गाइडलाइंस है सरकार को देगा कि किस तरह की गाइडलाइंस अपनाई जाए, किस तरह की पॉलिसीज अपनाई जाए रोड सेफ्टी से रिलेटेड। उसके बाद में क्या कहा कि रूरल जो ट्रांसपोर्ट है, रूरल ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में 50% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इससे क्या होगा, इससे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मजबूत होगा और ज्यादा। उसके बाद में ये कहते हैं कि देखिए जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस होती हैं उनको, इंट्रा सिटी जो चलती है उनको एग्जेम्पशंस दे देना चाहिए लग्जरी सेक्टर में भी। उसके बाद में आता है कि जो इंट्रा टैक्सी परमिट्स हैं, जैसे कि सिटी के अंदर में जो टैक्सी परमिट्स हैं और जो ऑटोमोबाइल यानी टैक्सीज वगैरह चलती है, जैसे एनसीआर में आपने देखा होगा जैसे मेरू कैब्स या फिर ये सब चलती हैं, इनके लिए एक स्टैंडर्डाइज पॉलिसी होनी चाहिए। बस इसी तरह की कई जनरल गाइडलाइंस थी। एक जो इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है वो याद रखिएगा, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। ये रोड सेफ्टी को लेकर इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है, इंडिया ने इसको साइन किया हुआ है, तो इसका नाम याद रखिएगा आप, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। उसके बाद में आता है देखिए जो राइट टू सेफ वाटर, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था पहले। एक बेसिक इनकम का कंसेप्ट आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक इनकम का एक पिछले साल जून में एक स्विट्जरलैंड में एक रेफरेंडम हुआ था। उन्होंने, सरकार ने पूछा जनता से कि क्या आपको बेसिक इनकम चाहिए,
नहीं मैटर करता कि कोई बंदा काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, सबको एक बेसिक इनकम मिलनी चाहिए। इस तरह की बात थी रेफरेंडम में रखी स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने जनता के सामने, और जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। जनता ने कहा नहीं, हमें बेसिक इनकम नहीं चाहिए, जो काम करेगा सिर्फ उसी को इनकम मिलनी चाहिए, उसी को तनख्वाह मिलनी चाहिए, सरकार ऐसे मुफ्त में किसी को पैसा ना दे। तो देखिए हमारे कंटेक्स्ट में किस लिए इंपॉर्टेंट है, हम काफी सारी सब्सिडी स्कीम्स चलाते हैं, काफी सारी सब्सिडी स्कीम्स चलाते हैं। फर्टिलाइजर्स पे हमारी सब्सिडी स्कीम है, फूड पे हमारी सब्सिडी स्कीम्स हैं, इवन वर्क पे हमारी सब्सिडी स्कीम्स है, जैसे कि मनरेगा। तो यह उठता है कि जैसे कि इनडायरेक्टली तो हमने एक बेसिक इनकम का प्रावधान कर रखा है, हालांकि उतना नहीं जितना कि स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम करवाया गया था, कुछ हद तक हमने कर रखा है। क्यों ना ये जो सारी की सारी जो स्कीम्स हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया जाए, सारी स्कीम को इंटीग्रेट कर दिया जाए और एक बेसिक इनकम का प्रावधान हम कर दें हमारे देश में जो बीपीएल है या फिर जिन लोगों को आवश्यकता है उनके लिए। तो इस तरह की बात है, इस तरह कंसेप्ट है, कहीं भी आप यूज कर सकते हो इस चीज को। उसके बाद में आता है, देखिए पंजाब की ड्रग प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, तो बाकी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, आज यानी 5 जनवरी 2017 का जो हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज डिस्कशन है उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए फ्रंट पेज पे जो 5 राज्य हैं उनके जो चुनाव होने वाले हैं उसमें शेड्यूल को घोषित कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो देखिए कब कब वहां इलेक्शन होंगे, कौन कौन सी डेट्स हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल घोषित किया वहां पर आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इंप्लीमेंट हो गई है। तो देखिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होती क्या है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो शेड्यूल डिक्लेयर करता है उसी के साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है। तो देखिए ये गाइडलाइंस है जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा घोषित की जाती हैं और कुछ भी स्टेचुरी नहीं है, एक तरह से कन्वेंशंस हैं। इसके तहत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत में एक तरह से जो स्पीचेस होती हैं और जो पोलिंग डे से पहले या फिर पोलिंग बूथ पर, इन सब चीज़ों के बारे में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और जनरल कंडक्ट कैसा होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का, उससे रिलेटेड ये गाइडलाइंस हैं जिसको कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये देखिए सेट ऑफ नॉर्म्स हैं, कहीं भी इसका ऐसे जिक्र नहीं है सच, कहीं आप मतलब क्वेश्चन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जिक्र है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से देखिए ये जो इवॉल्व हुई है वो कंसेंसस के साथ इवॉल्व हुई है, सर्वसहमति के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की, कि आपस में डिसाइड कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज ने कि ठीक है ये रूल है, हम मान लेते हैं और इससे इलेक्शन जो होगा फेयर कंडक्ट होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारा होता था। तो देखिए यह लड़ाई लड़ी गई थी थर्ड एंग्लो मराठा वार में, और इससे यहाँ पे एडिटोरियल में ये जो आर्टिकल है इसमें लिखा गया कि इससे जो ब्राह्मण का जो पेशवाई डोमिनेशन था उस टाइम पर, इस लड़ाई के बाद में वो डोमिनेशन इनका खत्म हो गया ब्राह्मण्स का। तो इस तरह से थोड़ा सा अगर यूपीएससी में इस तरह का प्रीलिम में क्वेश्चन है कि महार कम्युनिटी है कहाँ की, महार मूवमेंट किसने चलाई, तो अंबेडकर जी से रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। केन बेतवा लिंक के बारे में है। देखिए केन बेतवा लिंक सबसे पहले तो है क्या, एक तरह का प्रोजेक्ट है। 230 किलोमीटर जो है नहर बनाएंगे केन और बेतवा के बीच में, और उसमें सीरीज ऑफ बैरेजेस डैम्स जो बांध वगैरह बनाएंगे केन और बेतवा के बीच में, जो कैनल जोड़ेगी इनको। और उसके देखिए कुछ एरिया वगैरह दे रखा है, एरिया तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे फायदा होगा, जबरदस्त फायदा होगा। बुंदेलखंड जो रीजन है उत्तर प्रदेश का, उसको काफी फायदा होगा। उसकी राह में एक रोड़ा अटक गया है। नीति आयोग ने पैसों को लेकर कुछ देखिए कहा है कि मध्य प्रदेश को 40% इस प्रोजेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए और सेंटर को 60%, लेकिन जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ने कहा कि 90% है वो सेंटर से आने चाहिए। इस तरह की कुछ बात है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नीचे देखिए हुआ क्या था। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी विवाद था पहले। किस तरह का विवाद था, देखिए जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो एक टाइगर रिजर्व है वहां पे, जिसका नाम आपको बताना है टाइगर रिजर्व कौन सा है। उस टाइगर रिजर्व का काफी एरिया इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद में सबमर्ज हो जाएगा, पानी में बह जाएगा, कुछ भी आप कह सकते हैं इसे। और लास्ट महीने, और देखिए लास्ट अगस्त में क्या हुआ था, ये गो अहेड दिया गया था। जो नेशनल बोर्ड फॉर लाइफ की एक मीटिंग थी, उसमें जो मिनिस्टर हैं स्टेट ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर, जिनका नाम है मिस्टर अनिल माधव दवे, तो इनके द्वारा गो अहेड यानी अप्रूवल दिया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए। पहले इस प्रोजेक्ट पर काफी विवाद था, यानी जो इन्वायरमेंट के एनजीओज या फिर प्रेशर ग्रुप्स थे वो सरकार पर दबाव बना रहे थे कि आप इस प्रोजेक्ट को अनुमति मत दीजिए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद में आता है देखिए अगली जो न्यूज है वो हमारे जो 44 CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने शपथ ली है। जगदीश केहर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि सीजीआई को अपॉइंट कौन करता है, तो बस यही है, प्रेसिडेंट इनको शपथ दिलवाता है। और अगर आ जाए हाईकोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलवाता है, तब भी प्रेसिडेंट ही दिलवाता है, गवर्नर मत लिख देना। और एक जो न्यूज है वो चाइना के डबल स्टैंडर्ड को लेकर है। हमको पता है कि चाइना ने जो हमारा रेजोल्यूशन था यूएन के अंदर में, जो मसद अजहर टेररिस्ट है पाकिस्तान के अंदर में, उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए हमारा रेजोल्यूशन था, उसके बारे में ही है कि आज
2.5 साल पूरे हो गए आज एनडीए गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को, आज नहीं मतलब हाल फिलहाल में। तो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो एक मिड रिव्यू मीटिंग थी, मिड रिव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनमें उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है। एक तरह से अपने देश, उसके देश में जो टेररिज्म हो रहा है उसके खिलाफ में तो वो एक्शन लेने की बात करता है, लेकिन जो है मसूद जैसे टेररिस्ट को वो बचाने का काम कर रहा है यूएन के अंदर में। तो ये तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में ये है बिजनेस वर्ल्ड में है, ये वर्ल्ड में जो आर्टिकल है वो चाइना चिंतित है मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को लेकर। देखिए ये चाइना के जो एक स्टेट न्यूज़पेपर है वहां पे एक आर्टिकल छपा था, तो उसी का एनालिसिस किया गया था इस आर्टिकल में। यहां यह कहा गया है कि देखिए अब काफ़ी सारी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बढ़ रही हैं, और एक तरह से काफ़ी चीज़ें जैसे कि एप्पल का जो देखिए अब एप्पल भी अपना जो एक्सपेंशन है वो इंडिया में करना जा रहा है। हालांकि उस पर एक तरह से अभी फिलहाल संकट के बादल हैं, क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया कि वो एक्साइज पॉलिसी में किसी तरह की छूट नहीं देंगे, और वो 30% जो रूल क्लास है उसमें एग्जेम्पशंस नहीं देंगे। फिर भी ये चाइना का एडिटोरियल कहता है कि अब आने वाले टाइम में जैसे कि ट्रंप आए हैं चुनकर, ट्रंप ने यह दावा किया था कैंपेन के दौरान में कि वो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स लाएंगे चाइना से यूएस के अंदर में वापस, और इंडिया भी अब एक तरह से पूरे वर्ल्ड की वर्कशॉप बनता जा रहा है। तो चाइना, ये आर्टिकल कहता है कि अब चाइना को एक तरह से है कि अपनी पॉलिसी में सुधार करें, और अभी भी जो लेबर का पोटेंशियल चाइना में थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको रिफाइन करें और मैन्युफैक्चरिंग को आगे लेके जाएं। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है पिछड़ता है चाइना के अंदर में, तो उनकी सारी की सारी जो ग्रोथ है वो डगमगा जाएगी, क्योंकि चाइना की जो ग्रोथ टिकी हुई है एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ही टिकी हुई है। हमारे लिए भी अच्छा होगा। ये देखिए इमीडिएटली फोर्स में आ जाती है, और इसका फायदा ये होता है कि देखिए जैसे कि जो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कल ही डिसीजन आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन में धर्म या जाति का यूज नहीं किया जा सकता। तो अब देखिए अगर ऐसा किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन हरकत में आएगा, और ऐसा हमेशा होता है जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनल क्लैशेस को भड़काने की कोशिश करती है, फिर करप्ट प्रैक्टिसेस अपनाती है, तो इलेक्शन कमीशन उस पर नजर रखता है और जो होता है एक्शन लेता है, सुटेबल एक्शन। दूसरी जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज पे नीचे जाए तो महार जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड है। देखिए महार कम्युनिटी जो है ये महाराष्ट्र की कम्युनिटी है, 10% पॉपुलेशन है इनकी, और महाराष्ट्र और नेबरिंग एरियाज में। और जो ज़्यादातर जो है महार कम्युनिटी के लोग ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनके फॉलोअर हैं, और इन्होंने बुद्धिज़्म फॉलो कर लिया था मिड 20th सेंचुरी में। अब एक जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट है उसको डिस्कस किया गया था हिंदू में आज 1 जनवरी 1818 को। क्या हुआ था, 500 महार कम्युनिटी के सोल्जर्स ने, जो सो कॉल्ड अनटचेबल महार कम्युनिटी के थे, तो उन्होंने कहा देखिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। एक लड़ाई लड़ी गई थी भीमा कोरेगांव गांव में, उसमें जो ये 500 सोल्जर्स थे महार कम्युनिटी के, ये ब्रिटिश के साथ लड़े थे। किसके खिलाफ में, पेशवा बाजीराव द्वितीय के खिलाफ में। तो यानी ये जो 500 जो सोल्जर्स है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे, और इनका इश्यू था अनटचेबिलिटी और जो इन पर ऑपरेशन